गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आज का नया दिन, नया अखबार 1 मई द हिंदू। चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या है। तो हम आ जाते हैं अपने पहले आर्टिकल पे, जो कि है वैक्सीन को लेके। कुछ स्टेट्स ने वैक्सीन रोल आउट फिर से रोक दिया है शॉर्टेज की वजह से। यहाँ पे एक अगला आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कहा है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि सोशल मीडिया पे है कोविड-19 से रिलेटेड, उसको टेक डाउन नहीं की जाएगी या फिर हटाया नहीं जाएगा, डिलीट नहीं किया जाएगा। एक्चुअली कुछ दिन पहले ही अभी कई सारे ट्वीट्स, कई सारी पोस्ट्स डिलीट करवा दी गई थी गवर्नमेंट्स के द्वारा, ये कह के कि वो पब्लिक फेवर में नहीं है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया, जजमेंट नहीं कह सकते हैं, स्टेटमेंट आया है। तो स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि अगर ये ऐसा नहीं होता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो काफ़ी सीरियसली से कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जस्टिस क्या नाम है इनका, जस्टिस डी वाई सी इनका नाम है। इन्होंने कहा है कि फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से 1970 में जो फेमाइन आया था, वो गवर्नमेंट को आसान नहीं कर दिया था पेंडेमिक से लड़ने में, एज़ कम्पेयर टू 1918 पैंडमिक। तो एक है सेंटर टू ट्रेन डॉक्टर्स, ये अभी हुआ नहीं है, होगा। जब होगा तो हमें पता चलेगा, हम पढ़ लेंगे इस टाइम। और इसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं यहाँ पे। मनरेगा में जो मनरेगा है, आपको बताइए मनरेगा कब बना था, कब इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें डेटा है, नया आया हुआ है। जो सर्ज है, मतलब जो लोग इसमें काम करते थे उसमें 92% ज़्यादा हो गए हैं लोग इस साल। और इसमें जो लोगों की संख्या है वो हो गई है 2.57 करोड़, यानी 2.5 करोड़ लोग। इसका ये इंडिकेट करता है कि जो लॉकडाउन्स लगे हैं वहाँ से लोग वापस आ रहे हैं अपने अपने नेटिव, मतलब नेटिव स्टेट्स में, यानी जहाँ उनका घर है अपना पुराना। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इस साल गवर्नमेंट ने बजट भी कम कर दिया है, 73,000 करोड़ कर दिया है। पिछले साल का बजट था 1,11,000 करोड़। तो इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो आगे अगला ही आर्टिकल है, जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे सोली सोराब जी, वो अब नहीं रहे हैं। इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था। ये बहुत ही ज़्यादा सिख कम्युनिटी के लिए काम करते थे, लोकल कम्युनिटीज़ के लिए काम करते थे। इन्हें ऑनररी मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी अपॉइंट किया गया था, और इन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 2 बार अपॉइंट किया गया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन थे। और आगे हम बढ़ते हैं, हमारे कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, सेंटर ओज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंटर का दिल्ली पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पॉलिटिकल लड़ाई झगड़ों को किनारे करते हुए और साथ में, या फिर कोविड-19 को लेके एक साथ खड़े रहने की सलाह दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और यहाँ पे भी दिल्ली हाई कोर्ट रिकॉर्ड्स हेल्पलेसनेस ऑर्डर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। बहुत स्थिति ख़राब है, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा एक्शन ले रही हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। तो इस पे वैक्सीनेशन को लेके कुछ न्यूज़ हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने एडमिशन बंद कर दी हैं। ये कहेगा कि अगर लोग मर रहे हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। और यहाँ एसएमडीसी ने वुड अरेंज किया है क्रोएशन के लिए। ये सब कोविड-19 की न्यूज़ है। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कोविड-19 को लेके ही है। सिलेंडर्स नो सप्लाई, कोविड-19 पॉजिटिव। आप एमएलए हैं जो, उन्होंने प्रेसिडेंट रूल डिमांड की है दिल्ली में। तो अभी कुछ हुआ नहीं है, होगा तो हम पढ़ लेंगे। अगला इम्पोर्टेंट, एक एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे, उतना इम्पोर्टेंट
नहीं कहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन इम्पोर्टेंट तो है। बिहार चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह हैं, उन्हें कोविड-19 की वजह से उनकी डेथ हो गई है, और चीफ सेक्रेटरी उन्हें अभी फरवरी में ही अपॉइंट किया गया था। और राजस्थान ऑक्सीजन, ये सब कोविड-19 की न्यूज़ हैं। उतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये सब, हम आगे बढ़ते हैं। ये सब कोरोना वायरस की न्यूज़ है। हम सीधे अब यहाँ आते हैं। हाई कोर्ट ऑर्डर्स इंक्लूड रेमडेसिविर। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है रेमडेसिविर को ड्रग लिस्ट में, प्राइस को रेगुलेट करने के लिए। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, DCA, ये कब हुआ था आपको पता होना चाहिए। लागू, इम्प्लीमेंट या बनाया कब गया था, पास कब किया गया था, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। या एडिटोरियल, ये सारे एडिटोरियल्स जो आज आए हैं, ये सारे आर्टिकल्स कोविड-19 को लेके ही हैं। और ये एक आर्टिकल है इंडिया जापान के रिलेशंस को लेके, तो उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसमें से कुछ डेटा ले लेते हैं, शायद कुछ काम आ जाए। यहाँ पे एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का इस्तेमाल यूपी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा करती रहती है। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आपको पता होना चाहिए कि कब लागू हुआ था, कब बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, मिस इन्फॉर्मेशन और ह्यूमरस और जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया जा रहा है, लोगों पे FIR कर दिया जा रहा है ट्विटर या फेसबुक या कोई भी ऐसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए, और इसके खिलाफ उन्होंने कहा है कि एक्शन लिया जा सकता है गवर्नमेंट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसमें अगला, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, यही इसे कंपेयर किया गया है 1970 के फेमाइन से, जो पेज नंबर 1 पे आर्टिकल था, उसी को रिलेट किया गया है कि इंफॉर्मेशन स्प्रेड होना ज़रूरी है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स है, ये नेक्स्ट आर्टिकल है। जो ऑफिशियल डेथ है, इस आर्टिकल में ये कह रहा है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है बार बार ये कहती है कि जो इंडिया का डेथ टोल है, वो एक पॉपुलेशन के फ्रैक्शन में बहुत लो है। बाकी देशों से कंपेयर करती है, बाकी देशों की कंपैरिजन में 1,500-2,000 पर मिलियन है, यानी हर 10 लाख में, लेकिन इंडिया में सिर्फ 150 है, यानी हर 1 लाख पे 15 लोग। तो इस तरह से कहती रहती है, और जो प्रेस ब्रीफिंग्स होती हैं, ये इनका ये कहना है कि इस तरह से लो काउंट दिखा के लोगों को इम्प्रेस करना, ये उसका जॉब नहीं है। उनका जॉब है कि डेटा रखना, और डेटा वो सही से रख नहीं रही है। और पिछले साल भी गुजरात के डेथ्स के डेटा नहीं है, तमिलनाडु, दिल्ली, वेस्ट बंगाल में डेथ के डेटा प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। तो ये एक थोड़ा सही चीज़ नहीं है। डेटा तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि सर्वेज़ के लिए या फिर रिपोर्ट्स के लिए, बाद में आगे ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके लिए डेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक और डेटा दिया हुआ है कि 4% लोगों को भी वैक्सीनेशन नहीं मिल पाया अभी तक। मतलब जो 60+ लोग हैं, उनमें से 4% लोगों को भी वैक्सीनेशन नहीं मिल पाया अभी तक। तो अगले आर्टिकल की तरफ देखते हैं। ये आर्टिकल है भी कोरोना वायरस से रिलेटेड आर्टिकल है। इसमें एक ट्वीट का जिक्र किया गया है जो किसी ने किया था, जिसका ऑक्सीजन लेवल 40 हो गया था। तो उसने कहा था कि प्लीज़ हेल्प इस गेटिंग 1 बेड इन बरेली। तो उस पर किसी टीम हिंदू अनलिमिटेड ने रिप्लाई किया था कि गवर्नमेंट और UBG को डिफेम करने की ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर दो, या फिर तुम्हें कंसिक्वेंसेस, यू विल फेस कंसिक्वेंसेस। तो इसको हाईलाइट करके इन्होंने दिखाया है कि जो लोगों को डराया धमकाया भी जा रहा है। और चीफ मिनिस्टर हैं जो वो हॉस्पिटल्स को भी थ्रेटन कर रहे हैं कि पब्लिकली अनाउंस नहीं करना है कि ऑक्सीजन सप्लाईज नहीं आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है रेड्डी जी के द्वारा, मैं ये नहीं कह रहा। और यहाँ पे इन्होंने एक मेंशन की चीज़ कि पावर इन वन ऑफिस, सारी पावर्स को एक ऑफिस में कर देना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। एक्सट्रीम इकोनॉमिक एंड कास्ट ड्राइवन इनइक्वालिटीज़ को प्रमोट करता है, यानी कि इकोनॉमिक और इनइक्वालिटीज़ को भी प्रमोट करता है, कास्ट को भी प्रमोट कर रहा है,
इन ये एज ए चीफ मिनिस्टर इन्हें सिर्फ हिंदू को प्रमोट नहीं करना चाहिए। पर्सनल ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, बट एक चीफ मिनिस्टर को ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये इनका कहना है। और इनका ये भी कहना है कि गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, गवर्न करना मेन पर्पस नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनाना मेन पर्पस है। तो ये सब चीज़ें हैं, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड पावर पीएमओ के बारे में बात किया गया है। और कुछ खास इन्होंने गवर्नमेंट को एम्परर से कंपेयर भी किया है, इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया है और प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया है। जो आसनसोल में रैलीज हो रही थी, उन्होंने बिना मास्क की रैलीज अटेंड की, तो एज ए प्राइम मिनिस्टर को नहीं करने, जिसमें कुछ खास नहीं था, इसीलिए यहाँ पे स्किप करते हैं इसे। और इंडिया जापान के रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे एक आर्टिकल है, उसमें चाइना पे फोकस किया है। जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है और जापानीज़ प्रेसिडेंट है जो योशिहिदे सुगा, उनके बीच में बहुत अभी एक मीटिंग हुई थी, तो उन मीटिंग का यहाँ पे कुछ कह सकते हैं समरी लिखा हुआ है, तो उसके समझते हैं। फोकस है इस उनकी मीटिंग्स का चाइना पे था और जॉइंट सिक्योरिटी पार्टनरशिप पे था। चाइनाज recent belligerence and territorial disputes, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, जहाँ पे चाइना क्लेम करता है कि वो हमारी है या हमारे कंट्रोल में रहनी चाहिए, इन चीज़ों पे वहाँ पे डिस्कशंस हुए हैं। और डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, जैसे ताइवान है, हांगकांग भी तो है यहाँ पे, लेकिन इसका जिक्र मेंशन नहीं है। सेनकाकू आइलैंड्स हैं, चाइना कहता है उनका है। और किसके बीच में डिस्प्यूट्स हैं आप बताइए, चाइना और किसके बीच में सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट्स। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि चाइना के जो एम्बिशंस हैं, जो डेवलपमेंट एज है उसको डोमिनेट कर लेना, कंट्रोल कर लेना 5G टेक्नोलॉजीज, क्वांटम कंप्यूटिंग के द्वारा। तो चाइना ने अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा पैसे, $1.4 ट्रिलियन टेक्नोलॉजी पे कहा है खर्च करने के लिए आने वाले टाइम में। तो इसलिए थोड़ा सा ये सीरियस हो जाता है और थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है नोटिस करने के लिए। तो उन्होंने जो क्या कहते हैं, योशिहिडे और जो बाइडेन जो हैं, इनके बीच में ये सब बातें हुई कॉम्पिटिटिव एंड रिलायंस पार्टनरशिप को लेके, सिक्योर्ड 5G को लेके। बहुत ज़्यादा ये ऐसा डेटा इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन इनकी बातें बताई गई हैं। चाइना के जिंगजांग प्रोविंस में ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, उसको लेके बातें की गई। ये उइगुर मुस्लिम्स हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे, उइगुर मुस्लिम्स के बारे में वहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। और देख सकते हैं आगे इसमें दिया हुआ है, इंडो पैसिफिक के बारे में बातें हुई, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, बातचीत से बातें सुलझाने की, हर जगह मिलिट्री को नहीं भेजना चाहिए, इस बारे में बात हुई। और सिक्योरिटी पॉलिसी अगेंस्ट चाइना है, जो इंडिया और जापान के बीच में 2014 से चल रहा है, इस बारे में भी बात हुई। और न्यू दिल्ली जो इंडिया और जापान है, क्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट और मिलिट्री पैक्ट्स बहुत सारे साइन कर चुका है, इन बारे में भी बात हुई। बहुत से इसमें कुछ खास डेटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसे स्किप भी नहीं किया जा सकता है पूरी तरह। और इंडिया में जापान ने $34 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं पिछले 20 सालों में, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और न्यू दिल्ली मतलब इंडिया और टोक्यो यानी जापान, दोनों ने मिल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्ड किए हैं ईरान, अफ्रीका में, और म्यांमार, श्रीलंका में भी किए हैं, और म्यांमार श्रीलंका में एड्स भी प्रोवाइड किए हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि फॉरेन क्या कहते हैं पॉलिसीज़ को अफेक्ट कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, ओपेड आज पेज नहीं आया है। कैलेमिटीज़ हैं, ये कोरोना वायरस को लेके हैं, बहुत ही ज़्यादा ये फ़ोटोज़ हैं, बहुत डेथ्स को शो कर रहे हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो शी जिनपिंग, इन्होंने भारत को हेल्प ऑफर की है। इस आर्टिकल में कुछ खास ऐसा डिस्कशंस नहीं है, हालांकि डिस्कशंस हैं जो जयशंकर साहब और चाइनीज़ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के बीच में बात हुई LSE को लेके, उसके बारे में डिस्कशंस हैं। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब कुछ अपडेट्स होंगी तो ऑफिशियल अपडेट्स ही हमारे एग्ज़ाम में आ सकती हैं, तो इसे स्किप करते हैं। और स्टेट्स जो हैं वैक्सीन, वही फर्स्ट पेज वाला आर्टिकल है, ये भी इनके बारे में भी हमने समझ लिया।
और इसमें दिया हुआ है कि वो जैज़ बहुत पसंद करते हैं, बहुत बढ़िया, मतलब थे, सॉरी। और आगे बढ़ते हैं। बैन ऑन फॉरेन फ्लाइट्स कंटिन्यू। जो बैन्स लगे हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से वो अभी चल रहे हैं। और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये कौन है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक आर्टिकल है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि गवर्नमेंट ने एक भी जर्नलिस्ट के लिए या फिर जर्नलिस्ट के लिए कोई भी ऐसी प्रायोरिटी नहीं रखी है। 100 से ज़्यादा जर्नलिस्ट की डेथ हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से, जिसमें से सिर्फ अप्रैल में 52 जर्नलिस्ट मरे हैं। तो आपको बताइए कि ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई इंटरनेशनल बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है? जैसे कि कुछ दिन पहले ही पता चला है कि जोमेटो भी एक एंड ग्रुप बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है। एंड ग्रुप वही जो जैक मा वाली कंपनी है जिस पर चाइना कंट्रोल रखता है। तो मनरेगा के बारे में दिया गया है, वही चीज़ है। और आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस, रेमडेसिविर, ये सब एग्ज़ाम में तो नहीं पूछे जाएंगे तो उसके बारे में ऑफिशियल डेटा रिलीज़ होगा। और आगे ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं दिख रहा है। ये भी कोरोना वायरस के लिए है। ये कोरोना वायरस की सिचुएशंस को टैकल करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को थोड़ा पावर्स रिलीज़ दिया जाएगा, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर दिया जाएगा। हालांकि ये मुझे नहीं लगता है कि कोविड-19 को लेकर किया गया, लॉन्ग टर्म इश्यूज़ को लेकर किया गया है। और देखते हैं क्या होता है। जब तक कुछ ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है तब तक यही है कि ये कोरोना वायरस को लेकर ही किया गया है, क्योंकि सिर्फ कोरोना वायरस के लिए इतने सारे ऑफिशियल्स नहीं आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्शन फॉर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ये रोमेनिया, आयरलैंड और यूएस यूके से भी बहुत सारे हेल्प्स आ रहे हैं। तो 40 देशों ने हेल्प ऑफर किया है। कल की न्यूज़पेपर में निकला हुआ था सुबह में, मैंने देखा था, आपको बताया भी था। हाल ही में कल एक स्टैम्पीड हुआ है इजराइल में, भगदड़ मच गई जिसमें 45 लोग मारे गए। तो एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है। ऑलरेडी कोरोना वायरस के केसेस सर्ज हैं और इसमें भी ऐसी न्यूज़। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशंस होंगे, और तो होते ही रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो पिलग्रिमेज था, यहाँ पे लोग क्यों इकट्ठा हुए थे, क्या ऐसा क्या था, कौन से ओकेजन्स पे? आगे बढ़ते हैं। ये किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये सब उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो रोज़ आते ही रहते हैं। सीज़ फायर होता रहता है, सीज़ फायर का ब्रेकडाउन होता रहता है। नवैल्नी जो है, नवैल्नी कौन है? अलेक्सी नवैल्नी रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अपोजिशन में है। उनको मारने की भी कोशिश की गई थी चाय में जहर मिला के, बहुत ही अनोखा तरीका, एयरपोर्ट पे ही। और इन्हें टैग कर दिया गया है टेरर ग्रुप्स अलकायदा और आईएस के साथ। और इनके जो लॉयर हैं उनको भी कुछ नोटिस भेजे गए हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि 2035 तक तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ही रहने वाले हैं, पुतिन जी। तो जो यूएस एग्जिट कर रहा है अफ़गानिस्तान से, तो वहाँ की जो फोर्सेस हैं, अफ़गानिस्तान मिलिट्री फोर्सेस वहाँ पे टेक ओवर कर रही हैं, बेसिस को कंट्रोल में ले रही हैं धीरे धीरे। उसके बारे में आर्टिकल है। बहुत ज़्यादा आर्टिकल इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी पूरी तरह से जब एग्ज़िट हो जाएगा यूएस का तो एक प्रॉपर रिपोर्ट आएगी। तो ये सिर्फ ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये कहीं भी नहीं लिखा है इसमें कि ये ऑफिशियल डेटा है, ये सिर्फ न्यूज़पेपर का डेटा है, तो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और फ़लस्तीन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है महमूद अब्बास, ये इम्पोर्टेंट है। उसमें वोटिंग है, पोलिंग है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पोप के बारे में कुछ दिया गया है। पोप भी तो आए दिन कुछ कहते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी कलेक्शन जो अप्रैल का है वो 1 लाख करोड़ के पार जा सकता है। और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के हेड कौन होते हैं आपको पता होना चाहिए। आगे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे कुछ खास इम्पोर्टेंट चीज़ें तो अभी नहीं दिख रही। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्रिकेट पेज, स्पोर्ट्स पेज आ गया। तो आज का पेपर इतना ही था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं थी। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उसे हाईलाइट कर दिया गया था। तो
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय। सब्सक्राइब करें।